300 करीब पोलिंग स्टेशन है, वहाँ पे करीब 84,000 अधिवक्ता अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे। उसमें 234 कैंडिडेट जो है वो चुनाव लड़ रहे हैं और 23 मेंबर का चुनाव उसमें होगा। तो इसमें से 234 मेंबर सबसे पहले जो है पहली प्रेफरेंस का वोट किसको मिला है वो एक मेरिट बन जाएगी। इसके बाद में सबसे आखिर वाला जो कैंडिडेट होगा वो एलिमिनेट होगा, मतलब वो आउट होगा, और आउट होने के बाद में उसकी सेकंड प्रेफरेंस काउंट होगी। सबसे पहला काम तो हमने ये किया बार काउंसिल बनने के बाद में कि जयपुर और जोधपुर में अधिवक्ता भवनों का हमने निर्माण किया। हमने बार काउंसिल की प्रणाली को ऑनलाइन कर दिया। आज अधिवक्ता जो है अपने मोबाइल फोन पे ही अपने सारा विवरण जो है बार काउंसिल की वेबसाइट पे देख सकता है कि मेरा एनरोलमेंट कब हुआ था, मेरा रिन्यूअल कब ड्यू है, मेरा वेलफेयर का क्या मैटर पेंडिंग है। तो सारी चीजें जो है वो ऑनलाइन है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है रॉयल पत्रिका में और मैं हूं आपके साथ हरी। और आज हम हमारे एक अधिवक्ता है उनसे हम बातचीत करेंगे। और इन अधिवक्ताओं के बारे में अगर मैं बताऊं, इस अधिवक्ता के बारे में, तो ये पूर्व जो बार काउंसिल है उसके पूर्व चेयरमैन भी रह चुके हैं, वक्फ बोर्ड के अभी सदस्य भी है और काफी अनुभवी है वो व्यक्ति है। अनुभव तो इनके पास इतना ज्यादा है कि आप पूछो ही मत। भाई साहब, सबसे पहले तो हमारे जो दर्शक हैं आप उनको बताइए कि जो बार काउंसिल के जो चुनाव होने वाले हैं, ये चुनाव किस प्रकार से होंगे, इनकी क्या प्रक्रिया रहती है, इनमें कौन हिस्सा ले सकता है, इसमें कौन वोटिंग डाल सकता है, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को। देखिए, ऐसा है कि मैं सैयद शाहिद हसन सीनियर एडवोकेट हूँ हाई कोर्ट के अंदर, और मैं बार काउंसिल का सदस्य भी हूँ अभी, और बार काउंसिल का मैं चेयरमैन भी रहा। अब देखिए, 22 अप्रैल 2026 को जो है बार काउंसिल के चुनाव होने वाले हैं। इसमें प्रदेश के सभी अधिवक्ता जो है, इसमें करीब 84,000 अधिवक्ता जो है वो वोट करने वाले हैं। बार काउंसिल जो है अधिवक्ताओं का जो है रजिस्ट्रेशन, कल्याण, ये काम देखती है। तो बार काउंसिल के करीब 84,000 वकील जो है ये 22 अप्रैल को जो है प्रदेश के 300 न्यायालयों के अंदर 300 बार एसोसिएशंस में अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे और अपने जो है 23 प्रतिनिधि का चुनाव वो करेंगे। अच्छा, इसमें बार काउंसिल में मेंबर कैसे बन सकते हैं और जो नए अधिवक्ता है वो इससे कैसे जुड़ सकते हैं, क्या प्रक्रिया रहती है, वोटिंग क्या होगी और कितने तारीख को रिजल्ट आएगा इसका? देखिए, ऐसा है कि जब चुनाव 22 अप्रैल को होगा और 300 करीब पोलिंग स्टेशन है, वहाँ पे करीब 84,000 अधिवक्ता अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे। देखिए, बार काउंसिल का जो वोट है वो प्रेफरेंशियल ट्रांसफरेबल वोट होता है। प्रेफरेंशियल ट्रांसफरेबल वोट का मतलब ये होता है कि आप अपने चॉइस के अधिवक्ता को 1 नंबर का वोट दे सकते हैं, इसके बाद में दूसरे नंबर का वोट दूसरे अधिवक्ता को दे सकते हैं, तीसरे नंबर का वोट तीसरे अधिवक्ता को, इस तरह से 23 चॉइस तक, क्योंकि 23 मेंबर का चुनाव होना है इसलिए 23 नंबर की चॉइस तक जो है अपने वोट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब प्रेफरेंशियल ट्रांसफरेबल ये वोट होता है कि अगर आपके पहली प्रेफरेंस का कैंडिडेट जो है वो आउट हो जाता है तो आपकी दूसरी प्रेफरेंस काउंट होती है, दूसरी प्रेफरेंस का कैंडिडेट आउट हो जाता है तो आपकी तीसरी प्रेफरेंस काउंट होती है। इसलिए जो है आपकी 23 प्रेफरेंस तक जो है वो काउंट हो सकती है। इसलिए आप जो है अधिवक्ताओं को जो है मैं ये कहना चाहूँगा कि वो अपनी सारी प्रेफरेंस का ही यूज़ करें और सभी 23 प्रेफरेंस में वो वोट दें, क्योंकि आपका अगर पहली प्रेफरेंस का अधिवक्ता चुनाव नहीं जीतता है तो दूसरा आदमी जीत जाएगा, दूसरा भी आप प्रेफरेंस का नहीं जीतता है तो तीसरा आदमी भी आपका चुनाव जीत जाएगा। तो इस तरह से जो है ये काउंटिंग की जो प्रक्रिया है ये काफ़ी लंबी इसमें चलती है। इसमें सबसे पहले जो है पहली प्रेफरेंस का वोट काउंट होता है और पहली प्रेफरेंस का वोट काउंट होने के बाद में यहाँ ये देखा जाता है कि सबसे ज़्यादा पहली प्रेफरेंस का वोट किसके पास है। तो इस तरह से एक मेरिट बन जाती है। एक अभी जैसे बार काउंसिल का जो चुनाव हो रहा है उसमें 234 कैंडिडेट जो है वो चुनाव लड़ रहे हैं और 23 मेंबर का चुनाव उसमें होगा। तो इसमें से 234 मेंबर सबसे पहले जो है पहली प्रेफरेंस का वोट किसको मिला है वो एक मेरिट बन जाएगी। इसके बाद में सबसे आखिर वाला जो कैंडिडेट होगा वो एलिमिनेट होगा, मतलब वो आउट होगा, और आउट होने के बाद में उसकी सेकंड प्रेफरेंस काउंट होगी। इस तरह से उसके बाद में जो एलिमिनेट होते रहेंगे, नीचे से एलिमिनेट होंगे और उसके सेकंड, थर्ड, फोर्थ प्रेफरेंस जो है वो काउंट होती रहेगी और उनके आपस में ऊपर जुड़ते रहेंगे। इस तरह से आखिर में जो 23 कैंडिडेट बचेंगे वो जो है वो चुनाव में विजेता घोषित किए जाएंगे। और आज सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद में पहली बार ऐसा हो रहा है कि 5 सीटें जो है वो महिलाओं के लिए आरक्षित की गई है। महिलाएं जो है 18 पुरुष
पुरुषों की सीटें हैं और 5 महिलाओं की सीट में रिजर्व की गई हैं। तो कम से कम 5 महिलाएं तो चुनाव जीत के जाएंगी, ज़्यादा भी हो सकती हैं। अगर वो ज़्यादा भी आ जाए चुनाव वोट में तो उनकी ज़्यादा भी सीटें हो सकती हैं, लेकिन कम से कम 5 महिलाओं का चुनाव जो है अनिवार्य है। तो इस तरह से जो है ये प्रदेश के अधिवक्ताओं में जो है बड़े हर्ष का माहौल है कि उनको जो है पहली बार जो है, जो अधिवक्ता 2018 के बाद से एनरोल हुए हैं, उनको पहली बार जो है वोट देने का अवसर प्राप्त हो रहा है। तो बहुत से अधिवक्ताओं को ये मैं बताना चाहता हूँ कि ये बहुत आपका अधिकार है, आप अपने वोट का अधिकार का इस्तेमाल करें। और जो है इसमें प्रेफरेंशियल वोट है। प्रेफरेंस में ये है कि आपको 1 से लेकर 23 तक जो है आपको प्रेफरेंस देनी है। आपका कोई ना कोई कैंडिडेट जो है जरूर जीत के आएगा और आपका प्रतिनिधित्व वो करेगा। अगर मान लो आप पहले चेयरमैन रह चुके हो, अब जो नए अधिवक्ता आए हैं, पहले वाले तो आपको बिल्कुल जानते ही जानते हैं, अब नए अधिवक्ता आए हैं, वो आपको वोट क्यों दे? आपने ऐसे क्या काम करवाए हैं या आप क्या काम करवाने वाले हो जिसकी वजह से वो आपको वोट दे? देखिए, ऐसा है कि मैं बार काउंसिल का चेयरमैन, इससे पहले चुनाव 2018 में हुए थे। अब मैं बार काउंसिल का मेंबर नियुक्त हुआ था और उन मेंबर्स में से चेयरमैन का और वाइस चेयरमैन का चुनाव होता है। तो मैं फरवरी 2020 से लेकर मार्च 2021 तक जो है बार काउंसिल का चेयरमैन रहा। और बार काउंसिल, पूरी बार काउंसिल ने मिलकर अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए जो है बहुत सारे काम किए। सबसे पहला काम तो हमने ये किया बार काउंसिल बनने के बाद में कि जयपुर और जोधपुर में अधिवक्ता भवनों का हमने निर्माण किया। वहाँ पे अधिवक्ता जो है वो बहुत नॉमिनल चार्जेस के ऊपर अधिवक्ता भवनों में ठहर सकता है, परिवार के साथ ठहर सकता है, अपने क्लाइंट के साथ ठहर सकता है। तो अधिवक्ता भवनों का निर्माण, राजस्थान बार काउंसिल पहली बार काउंसिल बनी जिन्होंने अधिवक्ता भवनों का निर्माण किया, अधिवक्ताओं के लिए गेस्ट हाउस का निर्माण किया, और वो अधिवक्ता भवन जो है सुचारू रूप से चल रहे हैं। इसके अलावा देखिए, जब मैं चेयरमैन था 2020-21 के अंदर, तो उसको कोरोना महामारी का काल था। कोरोना महामारी के अंदर जो है न्यायालय बंद थे, न्यायालय में जो है कार्य नहीं हो रहा था, तो अधिवक्ताओं को जो है आर्थिक परेशानी थी। तो हमने बार काउंसिल ने अधिवक्ताओं की मदद के लिए बार काउंसिल आगे आई और बार काउंसिल ने जो है करीब 5 करोड़ रुपए अपने फंड से लिया। कुछ बार काउंसिल इंडिया से भी इंतजाम हुआ, इसके बाद में कुछ राज्य सरकार से भी इंतजाम हुआ। तो हमने प्रदेश के करीब 15,000 जरूरतमंद अधिवक्ताओं को 5-5 हजार की आर्थिक सहायता कोरोना काल के अंदर दी। इसके अलावा अधिवक्ताओं को समुचित चिकित्सा सुविधा मिले, उसके लिए भी हमने कोरोना काल में इंतजाम किए थे। इसके अलावा हमने जो है जो अधिवक्ता कोरोना से पीड़ित थे, कोरोना पॉजिटिव थे, उनको 25-25 हजार की मदद की। और इसके अलावा जो कोरोना में जिन अधिवक्ताओं की मृत्यु अगर किसी की हुई तो उसको 1 लाख रुपए का हमने ये अनुदान दिया। तो ये काम तो हमने कोरोना काल के अंदर किया। इसके अलावा हमने जो बार काउंसिल का, जो कि हेडक्वार्टर जो है मुख्य भवन जो है वो जोधपुर में है, तो हमने जयपुर के अधिवक्ताओं की सहूलियत के लिए, जयपुर बेंच के अधिवक्ताओं की सहूलियत के लिए हमने बार काउंसिल के एक विस्तार पटल का उद्घाटन जो है जयपुर में कराया, जहाँ पे अधिवक्ता हमारे सारे काम जो है अपने जरूरत के कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए, ऐसा है कि 2018 के बाद में हमने बार काउंसिल की प्रणाली को ऑनलाइन कर दिया। आज अधिवक्ता जो है अपने मोबाइल फोन पे ही अपने सारा विवरण जो है बार काउंसिल की वेबसाइट पे देख सकता है कि मेरा एनरोलमेंट कब हुआ था, मेरा रिन्यूअल कब ड्यू है, मेरा वेलफेयर का क्या मैटर पेंडिंग है। तो सारी चीज़ें जो है वो ऑनलाइन है। आजकल ऑनलाइन का ज़माना है, तो ऑनलाइन जो है हमने सारे बार काउंसिल के जितने भी फंक्शंस थे, सारे फंक्शंस को हमने ऑनलाइन किया। बार काउंसिल राजस्थान पहली बार काउंसिल बनी जिन्होंने कि अपना सारे फंक्शंस को ऑनलाइन किया है। आज सारे अधिवक्ता जो है अपने काम जो है ऑनलाइन बार काउंसिल के कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए, ऐसा है कि हमने अधिवक्ताओं का संरक्षण बहुत जरूरी है, प्रोटेक्शन बहुत जरूरी है। तो हमने राज्य सरकार से हमने मांग करी, राज्य सरकार से मांग करने के बाद में हमने राज्य सरकार को अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम जो है पास करने के लिए कहा। हमने संरक्षण अधिनियम बना के दिया और राजस्थान विधानसभा में अशोक गहलोत गवर्नमेंट के अंदर राजस्थान अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम पास भी हुआ। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि वो जो है केंद्र के पास जाके राष्ट्रपति के पास जाके वो लंबित रहा और राष्ट्रपति के पास से उसकी अनुमति नहीं मिल सकी। तो इसलिए हमारा ये प्रयास है कि अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम जल्दी से जल्दी पास हो। इसके अलावा हमने एक काम और हम किया, खासतौर से मेरे लिए वो बड़ा उल्लेखनीय कार्य है कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जो है जोधपुर के अंदर है, जिसके अंदर राजस्थान के छात्रों का रिजर्वेशन नहीं था। तो हमने प्रयास करके राजस्थान के छात्रों के लिए 25% आरक्षण जो है वो दिलवाया। इसके अलावा देखिए, ऐसा है कि हमने अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम में भी जो आवश्यक परिवर्तन जो है राज्य सरकार से बात करके करवाए। अधिवक्ता कल्याण अधिनियम वो है जिसके अंदर अधिवक्ताओं को जो है एस ग्रेशिया, रिटायरमेंट क्लेम और डेथ क्लेम वगैरह मिलते हैं। तो हमने जो है एस ग्रेशिया की राशि, जो साधारण बीमारी की राशि में जो पहले 40,000 थी, उसको बढ़ाकर 80,000 किया
इसके अलावा जो है गंभीर बीमारी के अंदर जो पहले 1 लाख मिलते थे उसको 2 लाख किया, और हमने जो मृत्यु के अंदर पहले जो 2.5 लाख रुपए मिलते थे उसको 5 लाख किया, और मैक्सिमम जो है उसको 15,30,000 तक किया। इसके अलावा देखिए ऐसा है कि हमने पहली बार जो है 2018 में वकीलों के लिए एक रिटायरमेंट प्लान लेके आए, और रिटायरमेंट प्लान के अंदर हमने ये कहा कि 40 साल की वकालत करने के बाद में अधिवक्ता रिटायरमेंट ले सकता है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि राज्य सरकार ने उसको बाद में 50 साल कर दिया, तो अधिवक्ता का रिटायरमेंट का प्लान भी जो है हम पहली बार हम ये लेके आए। इसके अलावा देखिए ऐसा है कि हमने एक काम और किया कि बार काउंसिल के अत्याधुनिक भवन का निर्माण जोधपुर में हमने कराया। राज्य सरकार के सहयोग से हाईकोर्ट का जो प्रेमाइजेज है, हाईकोर्ट की जो बिल्डिंग है उसके अंदर हमें सरकार ने ज़मीन दी, और जो है राज्य सरकार के सहयोग से करीब 15 करोड़ की लागत से हमने बार काउंसिल के भवन का निर्माण किया, जिसमें अत्याधुनिक भवन है, और उसमें करीब 300 जो है सीटों का एक ऑडिटोरियम भी जो है हम उसमें बनवा रहे हैं। तो ये काम हमने बार काउंसिल के अंदर किए हैं। लेकिन देखिए ऐसा है कि बहुत से काम अभी भी रह गए हैं, जो हमारे जो है आगामी जो हम बार काउंसिल बनेगी उसमें हम करने की कोशिश करेंगे। देखिए अगर चुनाव मैं जीतता हूँ, बार काउंसिल में जाता हूँ, तो हमने अधिवक्ताओं के लिए बहुत से हमने प्लान बना रखे हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम जो है हम चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी लागू हो। अच्छा, आपने इसमें माफी चाहूंगा बीच में रोक रहा हूँ, बहुत सारे प्लान आपने बना रखे अभी आपने कहा, और बहुत सारे प्लान है वो कोई और अधिवक्ता चुनाव लड़ रहे हैं उन्होंने भी बना रखे होंगे, तो आप ऐसी क्या है वो बात रखोगे कि ऐसी क्या गारंटी है आपके पास में, आप दे रहे हो कुछ गारंटी कि भाई हम ये प्लान अगर मैं जीत गया तो ये प्लान पूरा होगा ही होगा? देखिए ऐसा है कि मैंने चूंकि 7-8 साल बार काउंसिल में काम किया है, अनुभव प्राप्त किया है, और ये हमने ये देखा है कि अधिवक्ताओं का कल्याण हम किस तरह से हम कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि सबसे मैंने महसूस किया कि अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम जो है जल्दी से जल्दी पास होना चाहिए। इसके अलावा देखिए हमें बार काउंसिल के वेलफेयर फंड से तो वकीलों को पैसा देते ही हैं, और बीमारी वगैरह के पैसे देते ही हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि वकीलों के लिए एक इंश्योरेंस प्लान भी हम लेके आए। इंश्योरेंस प्लान के अंदर जो है अधिवक्ता की बीमारी की स्थिति के अंदर इंश्योरेंस से उसका पैसा मिले, और हम ये कोशिश करेंगे कि RGHS की स्कीम जो सरकार ने चला रखी है, RGHS स्कीम को हम अधिवक्ताओं के साथ में ये जोड़ें। इसके अलावा देखिए ऐसा है कि हम अधिवक्ता कल्याण अधिनियम में भी परिवर्तन करना चाहेंगे। अभी जो है अधिवक्ता की गंभीर बीमारी पे 2 लाख मिलता है, उसको हम 4 लाख तक लाने की कोशिश करेंगे। अभी मृत्यु के दौरान कम से कम 5 लाख और 15 लाख मिलता है, उसका हम जो है मिनिमम 10 लाख रुपए और मैक्सिमम 25 लाख तक हम लेके जाएंगे। इसके अलावा देखिए नए अधिवक्ताओं के लिए हमारे पास बहुत से प्लान हैं। नए अधिवक्ता जो है वो नया अधिवक्ता जब कोर्ट में आता है तो वो स्ट्रगल करता है, उसको 2-3 साल तक उसकी वकालत जब तक चलती नहीं है पूरी तरह से, तो वो आर्थिक रूप से परेशान रहता है। तो हमारा प्रयास रहेगा कि नए अधिवक्ताओं को 3 साल तक 5,000 रुपये स्टाइपेंड मिले, और उनके स्टाइपेंड के अलावा जो है अधिवक्ताओं को जो है अपनी लाइब्रेरी वगैरह एस्टेब्लिश करने के लिए भी वो चीज़ मिले। हमारा ये भी प्रयास रहेगा कि हम जो है संभाग स्तर पर अधिवक्ता भवन खोलें और संभाग स्तर पर अधिवक्ताओं को ठहरने की व्यवस्था करें। ये सारे और भी बहुत सारे एजेंडे हमारे पास अधिवक्ताओं के काम करने के लिए, तो वो हम काम करना चाहेंगे। अच्छा, एक सवाल ये आता है कि नए जो अधिवक्ता आते हैं कोर्ट के लिए, कोर्ट में जब जाते हैं बड़ा स्ट्रगल रहता है, लंबा 5-5 साल का स्ट्रगल रहता है, उनके लिए कोई भी प्रकार के नियम नहीं बनाए जाते, कानून नहीं बनाए जाते हैं। इसके अलावा ये भी कहता है कि सीनियर्स हैं उनका दबदबा रहता है जूनियर अधिवक्ताओं के ऊपर, इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए ऐसा है कि वकील जब नया नया प्रोफेशन में आता है तो वो फ्रेशर होता है, उसको विधि के एडवोकेट्स का, कोर्ट का, प्रोसीजर का इसका ज्ञान कम होता है। देखिए जब मैं भी वकालत में आया था तो मैंने भी 4 साल तक किसी अपने सीनियर की जूनियरशिप की थी, उन सीनियर के अंडर में रह के मैंने ही काम सीखा था। हर एक अधिवक्ता जो है वो जब कोर्ट में आता है तो उसको 1-2 साल तक कम से कम जो है अपने सीनियर के अंडर में काम करना चाहिए, काम सीखना चाहिए। इसके बाद में जो है अपना फील्ड बनाना उसको चाहिए। फील्ड बनाने के बाद में वो फील्ड में जाए और काम केस वर्क वगैरह काम वगैरह लेके आए, मेहनत करे। ऐसा है कि जितना अधिवक्ता मेहनत करेगा, देखिए ऐसा है इसमें इस प्रोफेशन में इनिशियल स्टेज पे स्ट्रगल है, लेकिन अगर उस स्ट्रगल के पीरियड को 2-3 साल के पीरियड को अधिवक्ता निकाल जाता है तो वो बाद में इस प्रोफेशन में वह एस्टेब्लिश हो जाता है। एस्टेब्लिश होने के बाद में आज जो है आर्थिक रूप से संबल हो जाता है और उसको इनकम, उसकी आय की कोई सीमा नहीं होती है। वकील जो है उसका अपना प्रोफेशन है। ये अधिवक्ता ये प्रोफेशन जो है एक नोबेल प्रोफेशन है, एक नोबेल प्रोफेशन माना जाता है, और अधिवक्ता को ऑफिसर ऑफ द कोर्ट कहा जाता है।
अधिवक्ता जो कोर्ट में जब बहस करता है तो अफसर ऑफ द कोर्ट होता है। तो मैं चाहता हूँ कि अधिवक्ताओं की गरिमा बनी रहे, अधिवक्ताओं को जो है, नए अधिवक्ताओं को जो है अपने सीनियर से प्रॉपर जो है ट्रेनिंग मिले, और ट्रेनिंग लेने के बाद में वो अधिवक्ता जो है इस प्रोफेशन में एस्टेब्लिश हो। अच्छा, ये जो नए अधिवक्ता जो आते हैं, इनका ये कहना है कि भाई साहब हमारे है वो बहुत स्ट्रगल रहता है, लेकिन जो सैयद साहब है इन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कह दी है कि स्ट्रगल करना चाहिए, क्योंकि अगर आप सीखोगे सीनियर के साथ रह के तभी तो आप है वो आगे बढ़ोगे। ये क्या है भाई साहब, मैं काफ़ी समय से देख रहा हूँ ट्रॉफी यहाँ रखी हुई है। देखिए ऐसा है कि मैं जो कि बार काउंसिल का मेंबर भी रहा और चेयरमैन भी रहा बार काउंसिल में, तो जो है अच्छा। जो प्रोग्राम वगैरह होते हैं, फंक्शंस होते हैं, मूड कोर्ट होते हैं, मूड कोर्ट में वगैरह में मैं जज भी रहा कई जगह पे, तो कहीं ना कहीं अवार्ड और कहीं अप्रिसिएशन, कहीं सम्मान मिलता रहता है, तो वो तो देखिए कोई नई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मेरा जो ध्येय है वो अधिवक्ताओं की सेवा करना है, और मैं अधिवक्ताओं की सेवा के लिए ही जो है बार काउंसिल का चुनाव लड़ रहा हूँ, क्योंकि मैंने 8 साल तक मैंने देखा है कि इसमें बार काउंसिल में काम करने की बहुत जगह है, बहुत स्कोप है, और एक सीनियर अधिवक्ता अगर वहाँ रहता है तो वो जो है अपने जूनियर्स का ख्याल रख सकता है, अपने जूनियर्स के लिए काम कर सकता है, अपने जूनियर्स के लिए एक प्लान बना सकता है, एक उसका एक अपना विजन होता है। तो ये सारी चीज़ें लेके जो है मैं काम कर रहा हूँ। अच्छा, आपने वक्फ बोर्ड में जो बार काउंसिल है उसका भी स्थापना में आपका बहुत बड़ा रोल है, क्या वो क्या किस्सा है, क्या कहानी? देखिए ऐसा है, क्योंकि मैं बार काउंसिल का मेंबर था, बार काउंसिल के मेंबर की हैसियत से वक्फ बोर्ड में भी मैं बार काउंसिल की हैसियत से वक्फ बोर्ड का भी एक इलेक्टेड मेंबर हूँ। देखिए जब मैं वक्फ बोर्ड में गया तो मैंने वक्फ ट्रिब्यूनल जो है, वक्फ अदालत जो है वहाँ पे वक्फ बोर्ड में चलती है, नीचे चलती है, तो मैंने ऐसा महसूस किया कि वहाँ वक्फ ट्रिब्यूनल के अंदर कोई बार एसोसिएशन नहीं है, क्योंकि जहाँ कोर्ट होती है वहाँ बार भी होना ज़रूरी है। तो वक्फ के अंदर चूंकि बार नहीं थी, तो हमने कोशिश करके दी बार एसोसिएशन वक्फ की जो है स्थापना करी, और पहली बार राजस्थान के अंदर ऐसा हुआ कि दी बार एसोसिएशन वक्फ जो है वो बनी और वहाँ की स्थापना हुई, और माननीय न्यायाधीशों ने, हाई कोर्ट के जजों ने जो है वहाँ पे वक्फ बार एसोसिएशन को लाके शपथ दिलाई। देखिए ऐसा है कि वक्फ बार एसोसिएशन एक इंडिपेंडेंट एसोसिएशन है, वकीलों की एसोसिएशन है, इसका कोई किसी से, कोई धर्म से, आदि से किसी को लेना देना नहीं है। जहाँ जहाँ कोर्ट होती है वहाँ बार होती है। तो हमने जो है इसी उद्देश्य से दी बार एसोसिएशन वक्फ बनाई है, और बार एसोसिएशन का वक्फ का ये है कि वक्फ की ट्रिब्यूनल में पैरवी करने वाले वकीलों का ध्यान रखा जाए, वहाँ के क्लाइंट जो आते हैं उनका ध्यान रखा जाए, न्यायालय के अंदर पीठासीन अधिकारी है या नहीं है, न्यायालय की जो परेशानियाँ हैं उन परेशानियों को उठाने के लिए दी बार एसोसिएशन वक्फ की स्थापना हमने की है। देखिए ऐसा है कि मैं जब वक्फ बोर्ड का मेंबर था, तो वक्फ बोर्ड के में भी हमने ये महसूस किया कि प्रदेश की जितनी भी वक्फ कमेटियां हैं उसमें वकीलों को होना बहुत ज़रूरी है। तो हमने एक प्रस्ताव हमारे वक्फ बोर्ड में रखा कि हर वक्फ कमेटी के अंदर एक वकील जो है वहाँ पे रहे। वक्फ के अंदर जो है वकील अगर रहेगा तो वक्फ कमेटियों का संचालन अच्छे ढंग से हो सकेगा, उनका वक्फ कमेटी जो है ढंग से काम कर सकेगी। तो इसलिए हमने ये प्रयास किया कि हर वक्फ कमेटी में एक वकील हो। इसके अलावा देखिए ऐसा है कि हम जब प्रयास हमने किया तो आज करीब 8-10 जिलों के अंदर जिला वक्फ कमेटियों के प्रेसिडेंट, सदर जो हैं वो वकीलों में से ही हैं, और वो अच्छा काम कर रहे हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि वकीलों की भागीदारी वक्फ प्रॉपर्टीज़ को बचाने के लिए भी ज़्यादा बहुत हो सकती है, और हमने इसके लिए प्रयास किया और प्रयास करते रहेंगे। जी, अब आप अपने वोटर्स को क्या संदेश देना चाहोगे या क्या कहना चाहोगे? देखिए ऐसा है कि मैं परफॉर्मेंस के ऊपर वोट मांग रहा हूँ। मैं ये कहता हूँ कि साहब जो है कि ऐसा है कि हमने 7 साल काम किया है, तो हमने परफॉर्म किया है, काम किया है वकीलों के लिए, जब काम किया है, और आगे भी हमारा एक विज़न है, काम करने का तरीका है, हम काम करना चाहेंगे, हमारा एक एजेंडा है। तो वो लेके हमने उसके लिए हमारे जूनियर सीनियर सबके लिए हमारे पास एजेंडा है, हम जो है हमारे पास एक विज़न है काम करने का। तो मैं चाहूँगा कि जब जो है आप मुझे वोट करें, मैंने काम किया है और काम आगे से करते रहेंगे, आप मुझे पहली प्रेफरेंस का ये वोट करें, ये मेरी इनसे अधिवक्ताओं से अपील रहेगी। जी, तो ये थे सैयद शाहिद हसन साहब, जिनसे हमने ढेर सारी बातें की। जो नए अधिवक्ता आ रहे हैं उनके बारे में भी हमने बातें की। इसके अलावा आप पीछे प्राइज़ तो देख ही सकते हो, बहुत सारी ट्रॉफियाँ लगी हुई है, इनके बारे में भी हमने बातचीत की। इसके अलावा वक्फ बोर्ड की जो ज़मीनें हैं उनको कैसे न्याय मिलता है उनके बारे में हमारी बातचीत हुई। चुनाव को लेकर भी बातचीत हुई। ऐसी ही खबरें देखने के लिए देखते रहिए रॉयल पत्रिका। मैं कैमरामैन जावेद के साथ जयपुर से हरी। धन्यवाद।